जैसा कि आपको मालूम है, आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, एक नए टॉपिक के साथ में। उस टॉपिक का नाम है महाराणा सांगा, यानी कि संग्राम सिंह, जिनको इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। उनको अगर हम कहें तो महाराणा सांगा के नाम से उनको पुकारा जाता है। महाराणा सांगा को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो उसके बारे में हम बात करने से पहले हम उसके साथ में बाबर का भारत में आक्रमण की प्रक्रिया को भी हम पढ़ने जा रहे हैं। हल्का सा बाबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ने चालू करेंगे। हमारा टॉपिक है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा से पूर्व की अगर बात की जाए तो बालकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए और मुगल साम्राज्य के संस्थापकों की बात की जाए, महाराणा सांगा से पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। तो महाराणा सांगा की मुगल आगमन जो हुआ था, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर की थी, वो पानीपत के युद्ध के साथ में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। लेकिन बात की जाए तो तुजू के बाबरी के अंदर, भारत के अंदर जब बाबर ने प्रवेश किया था, भारत में बाबर का आगमन हुआ था, उस समय बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली शासकों के अंदर अगर बात की जाए तो उन शक्तिशाली शासकों के अंतर्गत महाराणा सांगा का नाम भी आता है। यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे बाबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना चाहेंगे? बाबर के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि बाबर के बारे में मैं आपको बता रहा, और आप जानते हैं कि पूर्ण रूप से आप विदित हैं कि बाबर ने 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। किसकी नींव डाली थी? मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगर हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि ये मुगल शब्द निकला कहां से, ये मुगल जो शब्द है वो निकला कहां से, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बाबर का जन्म के बारे में बात की जाए तो बाबर का जन्म 1483 में फरगना के अंदर हुआ। फरगना मध्य एशिया। बाबर का जन्म 1483 में कहां पर हुआ है? फरगना के अंदर हुआ। अपनी अल्पायु के अंदर अगर बात की जाए तो बाबर के बारे में बात की जाए तो पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा है। और पिता जो उमर शेख मिर्जा है वह तैमूर का 5वां वंशज है। तैमूर का 5वां वंशज है। ठीक है। पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। तैमूर का कौन सा वंशज है? 5वां वंशज है, जैसा कि मैं आपको बता रहा। और अगर दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो माता का नाम है कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम, जो कुतुब निगार खानम है, इनके बारे में बात की जाए तो चंगेज खान की तरफ से 14वें वंशज हैं। ठीक है बेटा। पिता उमर शेख मिर्जा, तैमूर का 5वां वंशज है। माता कुतुब निगार खानम चंगेज खान के 14वें वंशज हैं। ठीक है बेटा। इस प्रकार अगर देखा जाए मध्य एशिया की
मध्य एशिया की दो महान विजेताओं का जो रक्त है वो बाबर की धमनियों में बहता था। यानी कि तैमूर की तरफ से 5वां वंशज है और माता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज है और माता जो है चंगेज खान का 14वां वंशज है। दो महान मध्य एशिया की विजेताओं के वंशज होने के कारण उसके अंदर दोनों महान विजेताओं का रक्त दौड़ रहा था। मंगोलों ने जब इस्लाम ग्रहण कर लिया तो वह क्या कहलाए? मुगल कहलाए। चंगेज खान कौन था? मंगोल था। जब मंगोलों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया तो तत्पश्चात में ये लोग क्या कहलाए? मुगल कहलाए। और बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की जो नींव है 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध के साथ में भारत में डाल दी। बात की जाए तो हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि जब 1494 में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की 1494 में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 11 वर्ष की आयु में, जो बाबर की उम्र कितने वर्ष होती है? 11 वर्ष। और 11 वर्ष की आयु में वह फरगना का शासक बन जाता है। कहां का शासक बन जाता है? फरगना का शासक बन जाता है। ठीक है बेटा। उसके पश्चात परिस्थितियों उसका जो शासन है स्थायी नहीं रह पाता। एक साम्राज्य, एक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसने भारत पर अधिकार करने का निर्णय लिया। जिस समय उसने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों के अंदर अगर बात की जाए तो महाराणा सांगा का महत्वपूर्ण स्थान आता है, जो इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये मैंने महाराणा सांगा से पूर्व की स्थिति बताई जो कि बाबर के समकालीन थे। यहां एक बार पूरा देख लीजिए, बाबर का जन्म 1483 में फरगना मध्य एशिया में हुआ। 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। पिता की ओर से पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो तैमूर के 5वें वंशज थे। माता कुतलुगा निगार खाना जो चंगेज खान के 14वें वंशज थे, जो मंगोल थे। मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, ये आगे मुगल के इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है। 1526 में ये दोनों की दोनों जो विजेता थे, उन दोनों का रक्त इसके अंदर, इसकी धमनियों में बह रहा था। और हमारा जो टॉपिक चालू होता है वो चालू होता है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने जो शासन किया 1509 से 1528 ईस्वी। ठीक है। महाराणा सांगा ने जो शासन किया है 1509 से 1528 ईस्वी तक महाराणा सांगा के द्वारा शासन किया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। महाराणा सांगा के बारे में हम देख रहे थे कि महाराणा सांगा अपने पिता रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27, पिता का नाम है रायमल, इनकी मृत्यु के बाद 1509 के अंदर सिंहासन पर बैठे हैं। किनकी मृत्यु के बाद? पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी शासक के रूप में महाराणा सांगा का नाम आता है।
जैसा कि आपको एक उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में बताना चाहूंगा। एक बार रायमल के जीवन में सत्ता के लिए उसके तीनों पुत्र, उनके बारे में कहा जाता है पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह एक बार अपनी जन्म पत्रियों को लेकर किसी जोशी के पास में गए। जोशी ने कहा, वो जब अपनी जन्म पत्रियां दिखाई तो जोशी ने कहा ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल दोनों के हैं, लेकिन जो राजयोग है वो संग्राम सिंह का है। राजयोग किसका है? संग्राम सिंह का है। इतनी बात सुनते ही पृथ्वीराज और जयमल संग्राम सिंह के ऊपर टूट पड़े। संग्राम सिंह के ऊपर जब ये टूट पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में संग्राम सिंह के ऊपर जब टूट पड़ते हैं तो दोनों इन संग्राम सिंहों के ऊपर टूट पड़े जब पृथ्वीराज की धूल संग्राम सिंह के लगती है, जिसके कारण इनकी एक आंख चली जाती है। ठीक है, तत्पश्चात में संग्राम सिंह भूल माई से संग्राम सिंह की एक आंख टूट जाती है और इस समय सारंगीर महाराणा रायमल के चाचा ने बीच बचाव किया और उन्हें शांत किया। दिनों दिन दोनों में जब क्रोध होने लगा तो सारंगीर ने जोशी के कथन पर विश्वास नहीं करने की बात की। भाइयों की तरफ से यह करमचंद पवार के यहाँ पर अज्ञात वर्ष बिताने के लिए चले, यानी कि जोशी की बात पर उन्होंने विश्वास नहीं करने के लिए कहा और ये अज्ञात वर्ष को बिताने के लिए कहाँ चले गए? करमचंद पवार नामक एक व्यक्ति के यहाँ पर चले गए। लास्ट में संग्राम सिंह के पास में सत्ता आती है। संग्राम सिंह सत्ता का उपभोग करते हैं। सत्ता जब आप में आ जाती है तो उसका जो परिणाम है उसके फलस्वरूप उन्होंने अपना शासन की व्यवस्था चलते हैं। सबसे पहले इनके गुजरात के सुल्तान के साथ में संघर्ष होता है। इसके साथ में होता है गुजरात के सुल्तान के साथ संघर्ष। यहां पर देखिए, सांगा के समय में गुजरात और मेवाड़ के बीच में तत्कालीन जो संघर्ष का कारण था वो था ईडर। क्या था? ईडर। दोनों के बीच में संघर्ष का जो तत्कालीन जो कारण माना जाता है वो ईडर माना जाता है। ठीक है, ईडर के प्रश्न पर दोनों भाई ईडर के भाई के दो पुत्र थे जिनका नाम था सूर्यमल और भीम। ठीक है, एक था सूर्यमल और दूसरा पुत्र था भीम। ठीक है, जब ईडर के शासक की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, राव बहन की जब मृत्यु हो जाती है तो सूर्यमल गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन सूर्यमल गद्दी पर बैठने के बाद मात्र 18 माह तक शासन कर पाते। कितने माह तक शासन कर पाते हैं? 18 माह तक शासन कर पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात में इनका जो अल्पायु जो पुत्र है जिसका नाम है रायमल, वो गद्दी पर बैठता है। इनका अल्पायु पुत्र रायमल गद्दी पर बैठता है। लेकिन इनका रायमल के जो चाचा भीम है इनको अभ्यस्त कर देते हैं, पद से हटा देते हैं और उस ईडर की गद्दी पर अधिकार कर देते हैं। रायमल यहां से निकलकर महाराणा सांगा के पास में जब चला जाता है और महाराणा सांगा के पास में जाने के पश्चात महाराणा सांगा की शरण में चला जाता है, जहां पर महाराणा सांगा अपनी पुत्री की सगाई किसके साथ कर देते हैं? रायमल के साथ में कर देते हैं। जब पुत्री की सगाई रायमल के साथ में कर देते हैं तत्पश्चात में रायमल के साथ में सगाई करने के पश्चात में वह भारमल को 1515 में सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को सांगा की सहायता से गद्दी से हटा देते हैं और गद्दी से हटा देते हैं और रायमल को गद्दी पर बैठा देते हैं। बिठाने के पश्चात में ईडर पर उनका पुनः अधिकार होता है।
बहामल को हटाकर रायमल को इधर का शासन बनाए जाने से गुजरात का जो सुल्तान है मुजफ्फर वो अप्रसन्न हो जाता है। अब ये देखिए, जब बहामल को गद्दी से हटा दिया तो गुजरात का जो सुल्तान है जिसका नाम क्या है मुजफ्फर, सुल्तान का नाम क्या है मुजफ्फर, अप्रसन्न हो जाता है क्योंकि वह उसमें जो भीम है वो उसकी आज्ञा के अनुसार सिंहासन पर बैठा था। भीम का बैठा था सिंहासन पर, उसकी आज्ञा के अनुसार बैठा था। ठीक है, फिर उसके पश्चात भीम, फिर नाराज सुल्तान मुजफ्फर ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क, अहमदनगर का जो जागीरदार था अहमदनगर का जो जागीरदार है जिसका नाम है निजामुल मुल्क, अहमदनगर का जागीरदार निजामुल मुल्क को आदेश दिया कि रायमल को हटाकर बहारमल को, इनको आदेश देते हैं कौन, गुजराती जो सुल्तान है मुजफ्फर, इनको आदेश देते हैं अहमदनगर के जागीरदार को निजामुद्दीन को कि आप जाइए और जाकर इधर के अंदर से रायमल को हटाकर बहारमल को वापस से वहां का शासक बनाए। ठीक है, निजामुद्दीन जाते हैं, रायमल को वहां से पद से हटाते हैं और पद से हटाने के पश्चात में रायमल पहाड़ों में चले जाते हैं। पीछा करते हुए निजामुद्दीन को उसका को पराजित पहाड़ों में चला गया और पीछा करने पर निजामुद्दीन को क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलकर रायमल का आवश्यक पीछा किए जाने से क्या होते हैं, सुल्तान को नाराज हो जाते हैं कि आपको रायमल का अनावश्यक पीछा नहीं करना चाहिए, आपको मात्र यह कहा गया था कि रायमल को हटाकर बहारमल को गद्दी पर बैठाकर आना है। ठीक है, फिर उसके फलस्वरूप में इसके बाद सुल्तान मुवालिद मुल्क को इधर का हाकिम नियुक्त करता है। ठीक है, एक भाट के सामने मुवालिद मुल्क की तुलना किए जाएंगे। अब देखिए आगे चलकर सांगा को जब इसकी जानकारी मिलती है तो सांगा बांगर के राजा उदय सिंह के साथ इधर पहुंच जाता है। पर्याप्त सैनिक के साथ में मुवालिद को इधर से छोड़कर अहमदनगर भागना पड़ता है और सांगा इधर की गद्दी पर रायमल को वापस बिठा देता है। अब देखिए, जब सांगा को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो एक सैनिक टुकड़ी के साथ में पहुंचता है। पहुंचने के पश्चात में जब वो वहां पहुंचता है तो पहुंचने के पश्चात में क्या होता है कि वह इसको को हटा देता है और रायमल को वापस गद्दी पर बैठा कर आता है। इसको बैठा कर आता है, रायमल को वापस गद्दी पर बैठा कर आता है। ठीक है, गद्दी पर बैठाकर वापस आता है। उसके पश्चात वह ईडर की गद्दी पर रायमल को बैठा देता है। अहमदनगर, बड़नगर और बिशननगर आदि स्थानों को लूटता हुआ वह चित्तौड़ वापस आ जाता है। सांगा के आक्रमण के बाद वह आक्रमण में हुई बर्बादी का बदला लेने के लिए सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मलिक आयत और निजामुल मुल्क की अध्यक्षता में दो अलग अलग सेनाओं को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। कि सांगा आया, सांगा ने आकर यहाँ पर जो बर्बादी की उसका बदला लेने के लिए वो दो सैनिक टुकड़ियों को दो सेना नायकों की अध्यक्षता में भेजता है। ठीक है, भेजने के पश्चात में यहाँ मालवा का जो सुल्तान है वो भी महमूद भी यहाँ पर आकर उनसे मिल जाता है। जो मालवा का सुल्तान है महमूद वो भी आकर यहाँ पर मिल जाता है। मिलने के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम अफसरों में अनबन हो जाती है। वो अनबन होने के कारण वे उनको वो आगे नहीं बढ़ते हैं और संधि करके वे क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। ठीक है, ये गुजरात के सुल्तान के साथ संघर्ष की बात हुई।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। अब देखिए भैया आगे क्या दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। सामान्य सिकंदर लोधी के समय में दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। सामान्य सिकंदर लोधी का जब समय था उस समय उसने क्या किया, दिल्ली के अधिकांश जो राज्य थे उन पर क्या अधीनस्थ प्रदेश जो थे उन पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किंतु अपने राज्य की निर्भरता के कारण वह महाराजा से संघर्ष करने को तैयार नहीं हुआ। सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी कौन हुआ, इब्राहिम लोधी। क्योंकि सिकंदर लोधी के टाइम पर क्या हुआ, महाराणा सांगा ने अधिकांश राज्यों पर क्या कर लिया था, दिल्ली के अधीनस्थ राज्यों पर उसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी महाराणा सांगा की प्रभुता को आगे जो बढ़ती हुई चाह रही थी उसको कभी भी वह स्वीकार करने के को तैयार नहीं था। फलस्वरूप में इनके बीच में एक युद्ध हुआ 1517 में। कब हुआ, 1517 का युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है घातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है, घातोली का युद्ध कहा जाता है, जो 1517 में इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के दोनों के बीच में हुआ, दोनों पक्षों के अंदर हुआ। घातोली का पड़ता बेटा ध्यान रखना कोटा। ठीक है, इनके मध्य में युद्ध हुआ। युद्ध के फलस्वरूप में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। सुल्तान को युद्ध के मैदान से बाहर निकलने में सफल हुआ, जिसमें सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में किसकी विजय हुई, सांगा की विजय हुई। सांगा की विजय हुई और सुल्तान युद्ध भूमि से बाहर निकलने में किसी भी तरीके से कैसा हुआ, सफल हुआ। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि सुल्तान किंतु उसके एक शहजादा को कैद कर लिया गया। इसी युद्ध में तलवार से सांगा का एक बायां हाथ कट गया। इस युद्ध में एक तलवार से सांगा का बायां हाथ कट गया और एक तीर पैर में लगने से वह जीवन भर के लिए लंबा हो गया। कौन से युद्ध में, घातोली के युद्ध। तलवार लगने से तो हाथ कट गया और पैर में तीर लगने से वह जीवन भर के लिए क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। बेटा हम जो रेफरेंस पढ़ रहे हैं आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स के इतिहास की 12th की जो बुक्स है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, हमेशा घातोली की पराजय लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोधी ने मियां माकन की अध्यक्षता में सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी। किंतु बाड़ी का जो युद्ध हुआ, धौलपुर बाड़ी का जो युद्ध हुआ था 1518 में, ठीक है, इसके अंदर में उसको क्या करना पड़ा, पराजय का सामना, एक बार फिर शाही सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1517 में किसका युद्ध हुआ है, घातोली का युद्ध हुआ है। ठीक है, इसमें सांगा की विजय हुई। और 1518 में कौन सा युद्ध हुआ, बाड़ी का युद्ध हुआ, धौलपुर, जहां पर भी क्या हुआ, सफलता किसके हाथ में लगी, महाराणा सांगा की सेना के हाथ में लगी। ठीक है, यहां पर जो बात चल रही है, घातोली के युद्ध में क्या हुआ था, एक तो उसके बाएं हाथ कट, तलवार लगने से बाएं हाथ तो कट गया, दूसरा पैर में तीर लगने से वह लंगड़ा हो गया। ठीक है, महाराणा सांगा के। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मालवा के साथ संबंध। ठीक है भाई, मालवा के साथ संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं। मेदिनी राय नाम सुना होगा, मेदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः शासक बनाने में सफलता प्रदान की थी। मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी द्वितीय,
या मेहदी राय के द्वारा सामंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण सुल्तान ने उससे प्रसन्न होकर मेहदी राय को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, इसके प्रभाव को बढ़ता दे, किसके प्रभाव को बढ़ता दे? मेहदी राय के प्रभाव को बढ़ता दे, जो बाकी के मुस्लिम अमीर थे, मेहदी राय के प्रभाव को बढ़ता दे, बाकी के जो मुस्लिम अमीर थे उन्होंने सुल्तान को मेहदी राय के खिलाफ कर दिया और पद से हटवा दिया। क्या कर दिया? विरुद्ध कर दिया, और विरुद्ध करने में सफलता प्राप्त की। मेहदी राय वहां से निकलकर कहां चला गया? मेवाड़ चला गया। मेवाड़ में कौन था उस समय? महाराणा सांगा शासन करता। ठीक है, तो आज मालवा के साथ संबंधों को बता रहा हूं। मेहदी राय नामक सामंत के सहयोग के कारण मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा से सिंहासन पर बैठे, सिंहासन को प्राप्त किया। तो उसके प्रभाव से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया। जब यहां उसको प्रधानमंत्री बना दिया तो अन्य जो अमीर थे उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया, हम कह सकते हैं, या फिर उसके विरुद्ध कर दिया। वह वहां से निकलकर कहां चला गया? मेवाड़ चला गया। और मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? महाराणा सांगा था। इनकी शरण में चला गया। ध्यान रखिए बेटा, इनकी शरण में चला गया। ठीक है, शरण में जाने के पश्चात में गांवों, महाराणा ने गांवों और चंदेरी की जागीरें उसे दी। अब यहां सांगा के शरण में चला गया तो उन्होंने गांवों और चंदेरी की जागीर किसको दे दी? मेहदी राय को दे दी। ध्यान रखिएगा, मेहदी राय को गांवों और चंदेरी की जागीरें दी। 1519 में सुल्तान महमूद मेहदी राय पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गया। अब ये सुल्तान जो महमूद है ये 1519 में कहां चला गया? मेहदी राय पर आक्रमण करने के लिए। मेहदी राय पर आक्रमण करने के लिए क्या हो गया? रवाना हो गया। ठीक है, इसकी खबर लगते सांगा भी अपनी सेना के साथ में कहां हो गया? मेहदी राय का सहयोग करने के लिए आगे बढ़ गए। फलस्वरूप में एक बड़ी सेना लेकर गांव पहुंचा, जहां लड़ाई में सुल्तान को बुरी तरह पराजय का सामना। जब इसका पता चला कि सुल्तान मेहदी राय के लिए आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा है, तो इधर से सांगा भी किसके लिए? मेहदी राय का सहयोग करने के लिए कहां पर पहुंच गया? गांव में पहुंच गया। दोनों के बीच में क्या हुआ? भीषण युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम यह निकला कि सुल्तान की सेना बुरी तरह पराजित हुई। सुल्तान का पुत्र आसफ खान युद्ध में मारा गया। तो ये सुल्तान का जो पुत्र है आसफ खान, ये युद्ध में क्या हुआ? मारा गया। क्या हुआ भैया? युद्ध में मारा गया। सुल्तान का पुत्र आसफ खान युद्ध में मारा गया और वह स्वयं घायल हो गया। सांगा ने सुल्तान को अपने साथ कहां ले गया? चित्तौड़ ले गया। सांगा कहां ले गया? सुल्तान को अपने साथ में चित्तौड़ ले गया और चित्तौड़ ले जाने के पश्चात में उसको 3 माह तक चित्तौड़ में कैद रखा। एक दिन सांगा ने सुल्तान को एक गुलदस्ता भेंट किया।
तो सुल्तान ने कुछ इन प्रकार से शब्दों को कहा कि किसी भी प्रकार से चीज देने का दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं बेटा? दो तरीके होते हैं। पहला, एक सौ अपने छोटों को दिया जाए और एक अपने बड़ों को दिया जाए। ठीक है, यानी कि एक तो अपना हाथ ऊंचा करके छोटों को दे दे, ठीक है, या फिर अपना हाथ नीचा कर बड़े को दे। मैं आपका केवी हूं, इसलिए इस नजर को स्वीकार करना, इस भेंट को स्वीकार करना मेरा कोई अधिकार नहीं। महाराज सांगा जो थे वो इस बात से खुश हुए और खुश होने के पश्चात में उन्होंने उस गुलदस्ते को सुल्तान के, मालवा के सुल्तान को सौंप दिया और मालवा के सुल्तान से कहा कि जो आधा राज्य है मालवा का, उस पर आपका क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। ठीक है, फलस्वरूप में आदि का स्वरूप मुकुट और कमर पेटी प्रदान की और उनसे कहा कि आपका जो पुत्र है वो चित्तौड़ के अंदर अच्छे व्यवहार के लिए आपका शहजादा हमारे यहाँ जमानत के तौर पर। महाराणा के इस उदार व्यवहार की मुस्लिम इतिहासकार ने काफी प्रशंसा की है, जो कि उनके लिए यह नीति काफी हानिकारक रही। किसके लिए? महाराणा के लिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी को उनका आधा राज्य वापस लौटा दिया। तो बेटा आज का जो टॉपिक था, हम जो पढ़ रहे थे महाराणा सांगा के बारे में, उसका एक पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2 के लिए मैं, जिसमें हम बाबर और सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ है के बीच में जो युद्ध हुआ है, जिसे खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में और उसके साथ में सांगा की पराजयों के बारे में, पराजय के कारण मूल्यांकन, उनके बारे में कल हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी आप अपनी बुक्स को और के साथ में इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो बेटा आपको इस चीज का ध्यान रखना है और ये ऑनलाइन क्लासेस को आपको इनका फायदा उठाना है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस